हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और सन 2019 का भी ये आपका लास्ट सेट है, यानी कि लास्ट सेट है। इसके बाद आपका ये भी सेट समाप्त हो जाएगा, यानी कि सेट नंबर 7 316 DM बहुत ही अच्छा सेट है। इस बात को हम पहले बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं कि इस सेट में से आपको सन 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है और उस क्वेश्चन को याद होने के बाद उसको आपको लिख के भी देखना है। और सबसे खास बात, क्वेश्चन को आपको टाइम बाउंड होकर करना है, यानी कि जो टाइम बाउंड यानी कि जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है तो उसको हम 10 मिनट में करेंगे या 5 मिनट में करेंगे, इस तरह से उसको टाइम बाउंड हो करना है ताकि आप उस क्वेश्चन को समय से कर सकें और आपका जो पूरा पेपर है हो सके। क्योंकि यही सुनने में आता है कि हमारा 10 नंबर का छूट गया, 5 नंबर का छूट गया, तो ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको यदि आप टाइम बाउंड होकर पेपर को करते हो। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और आज की वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, वैसे तो देखो आपको अनसॉल्व पेपर टॉपिक है, लेकिन जो टॉपिक है वो क्या है, यानी कि वोकैबुलरी का टॉपिक है, जिसके लिए हमने आपको वोकैबुलरी बहुत इस तरह सिखाया था, उसके हर टॉपिक को डिस्कस किया था। तो उसी का टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो इस समय डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 7 316 DM, बहुत ही अच्छा सेट है और इसका हम 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कहा जाए तो आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है और इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, यानी कि वोकैबुलरी, जो कि एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से समझना है और ये तो आपको पहले से जानते होंगे, इसमें 5 टॉपिक हैं आपके। कितने हैं? 5 टॉपिक हैं और हम पांचों टॉपिकों को एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका ये, और ए नंबर का पार्ट है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस। यानी कि वैसे कहा जाए तो अनसॉल्व की क्लास है, लेकिन जिन विद्यार्थियों के पास अनसॉल्व भी नहीं है वो भी इस क्लास को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने हर चीज को इस पर इंडिकेट कर दिया है ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें। तो देखिए, आपको एग्जाम में यही एक क्वेश्चन होता है जिसमें चॉइस होती है, यानी कि 5 दिए होते हैं और जिसमें से आपको किन्हीं 3 के आपको क्या करना होता है, इडियम्स फ्रेज का अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस क्वेश्चन को सही तरीके से करने का क्या तरीका है कि आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में बच्चा इतना एक्टिव होता है कि वो हिंदी के बेस पर वाक्य को थिंक करके, सोच करके बना सकता है। इसलिए आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आपको हिंदी याद होगी तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर है किथ एंड किन। क्या है? किथ एंड किन, जिसका मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। क्या होता है? रिश्तेदार। अब देखो, रिश्तेदार शब्द के ऊपर आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे वाक्य सोच सकते हो। हमारे घर में आज रिश्तेदार आए हैं, शादी में रिश्तेदारों के साथ जाएंगे, कोरोना के कारण शादी में रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस थिंक कर सकते हो और उसकी अंग्रेजी बनानी है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो हमने जो सेंटेंस बनाया उसको देख लेते हैं एक बार। ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन, यानी कि उसने क्या किया, उसको आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, ऑल हिज किथ एंड किन, अपने सभी रिश्तेदारों को, इन द फंक्शन। किसमें? फंक्शन यानी कि उत्सव में। तो उसने उत्सव में अपने सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। तो बहुत ही आसानी से बन गया। आप ये भी कह सकते हो कि आजकल शादियों में कोरोना के कारण रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, बस इसकी अंग्रेजी बना दीजिए। तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, भले बस आपको निश्चित रूप से इसकी हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड देखते हैं, रेड लेटर डे।
ये ए रिलेटेड भी आ सकता है और रेड रिलेटेड भी आ सकता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। क्या होता है? महत्वपूर्ण दिन। अब महत्वपूर्ण दिन बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी मान लीजिए, 15 अगस्त को मान लीजिए, 26 जनवरी को मान लीजिए, 2 अक्टूबर को मान लीजिए, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण दिन होते हैं। दीपावली और आप ईद को भी महत्वपूर्ण दिन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको महत्वपूर्ण दिन के ऊपर एक वाक्य बनाना है। तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा, आपको पता होगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो यानी कि जो बनाई गई थी हमारी देश को चलाने के जो नियम बनाए गए थे वो 26 जनवरी 1950 को इज ए रेड लेटर डे। कैसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यानी कि 26 जनवरी 1950 क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इन हिज हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। तो हमारे देश के इतिहास में सब 26 जनवरी बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। थर्ड पर देखते हैं एंड इन स्मोक, समाप्त होना। एंड इसमें क्या होता है? समाप्त होना। तो सेंटेंस देख लेते हैं। आवर हाई स्कूल एग्जामिनेशंस हैव एंडेड इन स्मोक दिस ईयर, यानी कि हमारी जो हाई स्कूल की परीक्षा है इस साल समाप्त हो चुकी है। हम चाहें तो और भी सेंटेंस सोच सकते हैं, यानी कि आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये मेरा बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही सेंटेंस बनाना है। अगर आपके माइंड में इससे भी अच्छा सेंटेंस आ रहा है एट एन एग्जाम के समय में, तो आप उसको बनाइए, ठीक है ना। आगे फोर्थ पर देखते हैं ब्लैक शीप। ब्लैक शीप मिस होता है बदनाम व्यक्ति। तो देखो, आपने किसी बदनाम व्यक्ति के बारे में सुना हो, जैसे कि टॉम राम से जो था, यानी टॉम राम से एक बदनाम व्यक्ति था। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है आपका द आंट एंड द ग्रास हॉपर। तो उसमें टॉम राम से और जॉर्ज राम से दो भाई थे। तो जो टॉम राम से बहुत ही बुरा व्यक्ति था, तो कह सकते हैं कि टॉम राम से इज ए ब्लैक शीप, हम ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन हमने कुछ नया सेंटेंस लिया है, देयर इज ए ब्लैक शीप इन एवरी फैमिली, यानी ये सेंटेंस जो है उसी चैप्टर से लिया गया है। यानी कहा गया है कि प्रत्येक परिवार में एक बदनाम व्यक्ति या एक निकम्मा व्यक्ति होता है। तो किसी हद तक ये बात सत्य है मेरे हिसाब से। यानी कि जो फैमिली होती है, फैमिली में एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो नटखट मान लीजिए, उद्यमी मान लीजिए, शरारती मान लीजिए। तो ये बात कहीं तक सत्य है, तो मैंने इसलिए इसको लिख दिया है कि देयर इज ए ब्लैक शीप इन एवरी फैमिली, यानी प्रत्येक परिवार में एक बदनाम व्यक्ति यानी कि एक निकम्मा व्यक्ति होता है, ठीक है ना। अब ये बात डेफिनेटली सही मैं कहूँ कि किसी के परिवार में नहीं हो तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर ये बात फैक्ट है आपकी। फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कठिनाई से गुजारा करना। क्या होता है? कठिनाई से गुजारा करना। हैंड टू माउथ मीन्स क्या होता है? कठिनाई से गुजारा करना। तो बीइंग ए रिटायर्ड टीचर, यानी कि बीइंग ए रिटायर्ड टीचर, एक अध्यापक जो रिटायर्ड हो जाता है, यानी कि रिटायर होने पर टीचर के, आई एम फ्रॉम हैंड टू माउथ डीज डेज, इन दिनों में कठिनाई से गुजारा कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यानी कि जब टीचर कोई रिटायर हो जाता है तो फैमिली दिक्कत में आ जाती है, और इस समय हम आज के हिसाब से सेंटेंस लेते हैं तो कह सकते हैं कि कोरोना के कारण प्रत्येक परिवार बड़ी कठिनाई से गुजारा कर रहा है। कोरोना के कारण, ड्यू टू कोरोना, और क्या है, एवरी फैमिली इज फ्रॉम हैंड टू माउथ डीज डेज, इन दिनों। तो बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस थिंक कर सकते हैं और उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखो, जो भी आप एग्जाम्पल लें वो एट ए टाइम की कंडीशन से लोगे तो और अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतने ही मार्क्स मिलेंगे। इस पर मैं ये नहीं कह सकता कि 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका तो 3 ही मिलेंगे। अगर आप और भी ज़्यादा अच्छा लग दो तो हो नहीं सकता कि 4 मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बट अच्छे से मतलब यही है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और वैसे भी ये टॉपिक ऐसा है कि यदि आपका सही है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और गलत है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बी पॉइंट क्वेश्चन है आपका इसी का, राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स,
यानी निम्न के शब्दों के एंटोनियम्स लिखिए, यानी विलोम शब्द या विपरीत शब्द बोलते हैं तो वो लिखने हैं आपको। एंसेस्टर मिस होता है पूर्वज बोलते हैं। एंसेस्टर मिस क्या होता है पूर्वज, और इसका हम जब बनाएंगे एंटोनियम्स तो होता है प्रोगेंसी। क्या होता है प्रोगेंसी, या फिर मॉडर्न भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न भी सही है, प्रोगेंसी भी सही है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं। सेकंड पर है आपका ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी। क्या होता है आशावादी, और इसका क्या हो जाएगा पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट ये तुक मिल रही है, ऐसे शब्द आसानी से याद हो जाते हैं। आशावादी और इसका कहेंगे निराशावादी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें उल्टा कहा गया है। आगे थर्ड पर है इंडस्ट्रियस, यानी कि परिश्रमी। क्या होता है इंडस्ट्रियस, क्या होता है परिश्रमी, मेहनती इसको बोलते हैं। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा लेजी, यानी कि आलसी। तो मेहनती का आलसी, मेहनती का क्या हो जाएगा लेजी, आलसी होता है इसका उल्टा। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी जो शब्द दिए हो उनके सिनोनियम्स करना है। तो ये भी 3 दिए होते हैं एग्जाम में, और तीनों का एक एक लिखना होता है। बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। हम कुछ एग्जाम आने पर कुछ ट्रिक्स ही बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बट याद करना है आपको, ठीक है। तो पैराडाइस में से होता है स्वर्ग। क्या होता है स्वर्ग। सिनोनियम्स क्या होते हैं समानार्थी। आप समझ सके होंगे, काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी सिनोनियम्स क्या होता है। समानार्थी कह सकते हो, पर्यायवाची भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो पैराडाइस में क्या होता है स्वर्ग, आपने पढ़ा होगा ये। और ये जो आपका चैप्टर है माई हेवन आपने पढ़ा होगा। तो माई हेवन में क्या होता है मेरा स्वर्ग। तो जब पैराडाइस में स्वर्ग होता है तो हेवन माने भी क्या होगा स्वर्ग होगा। तो बहुत ही आसानी से इसका याद हो जाएगा पैराडाइस हेवन। रिलायबल विश्वस्त, और क्रेडिबल माने में क्या होता है विश्वस्ती होता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। सुफिशेंट मिस होता है पर्याप्त। सुफिशेंट मिस क्या होता है पर्याप्त, और इनफ माने भी क्या होता है पर्याप्त होता है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से 2-3 बार वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका डी क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि जो शब्द दिए हुए उनके लिए आपको एक शब्द लिखना है। तो देखो इसको लिखना का बहुत अच्छा तरीका है कि यदि आपको बढ़िया तरह से अगर आपको इसका मीनिंग आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। दैट इज कंट्रेरी टू लॉ। डेट माने जो, इज कंट्रेरी टू लॉ यानी कानून को नहीं मानता है, कानून के अनुसार नहीं चलता है, उसको क्या बोलते हैं अवैध। क्या बोलते हैं उसको अवैध, यानी कि इल्लीगल। क्या बोलते हैं उसको इल्लीगल बोलते हैं। कहते हैं ना कि ये तो इल्लीगल कार्य करता है, कैसे गैर कानूनी। कैसे होते हैं वो गैर कानूनी, यानी इल्लीगल कार्य करता है, समझते होंगे ना आप इल्लीगल, ओके। सेकंड पर है डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिसे सही नहीं किया जा सकता या इसे सुधारा नहीं जा सकता है, जिसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसमें सुधार नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं आप इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं उसको इनकॉरिजिबल। देखो ये ऐसे वर्ड होते हैं 2-3 बार यदि आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया मैं गारंटी दूंगा आपको याद नहीं होगा। तो इनकॉरिजिबल क्या होता है इनकॉरिजिबल। थर्ड पर देखते हैं ए डिसीज, यानी कि एक बीमारी विच स्प्रेड जो फैलती है बाय कांटेक्ट, किससे संपर्क से। एक बीमारी जो संपर्क से फैलती है उसको क्या बोलते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस। क्या बोलते हैं उसको इन्फेक्शियस। तो जो संक्रामक रोग होते हैं उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस, यानी एक दूसरे के छुआछूत की इसको बीमारी बोलते हैं हम। तो क्या होती है इन्फेक्शियस होती है वो। तो बहुत ही आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं, और तीनों ही बड़े ईजी हैं और बढ़िया तरह से याद करना है। हो सकता है कि सन 2021 में आपको इनमें से कुछ शब्द देखने को मिल जाए तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना, बड़ी दिक्कत नहीं होगी। सबसे लास्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि इसको होमोफोन्स बोलते हैं,
वैसे सब 3-3 नंबर के आते हैं और ये 2 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटी बात भी नहीं है, 2 नंबर भी बहुत होते हैं और इसमें करना भी कुछ नहीं है आपको। 2 वर्ड दिए होते हैं जिनका उच्चारण सेम होता है लेकिन अर्थ थोड़ा अलग होता है, तो दोनों के लिए आपको एक एक सेंटेंस बनाना होता है। तो इसको भी आप कब कर सकते हैं, जब आपको इनका हिंदी मीनिंग पता हो। यानी इमिनेंट मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध, और ये भी आपका इमिनेंट माने प्रसिद्ध तुरंत होता है इसका। अब बड़ी दिक्कत आती है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम इसको प्रसिद्ध मान लेते हैं, इसको तुरंत मान लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक वर्ड की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। एक वर्ड की यदि आपको स्पेलिंग याद होगी तो आपसे ये गलती नहीं होगी कि उसका वाक्य उसमें बन गया, उसका वाक्य उसमें। जैसे कि अगर एम, सिंगल एम वाला प्रसिद्ध है और डबल एम वाला तुरंत है, तो हमको ये याद रखना है सिंगल एम वाला प्रसिद्ध है। बस दिमाग में इतना ही रखना है कि जिसमें इमिनेंट में सिंगल एम आएगा वो प्रसिद्ध होता है। अब दूसरे वाले का क्या वो है हमें कुछ पता नहीं, लेकिन सिंगल एम वाले का क्या है, प्रसिद्ध। तो ऐसे दिमाग में इस टॉपिक को रख लोगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इमिनेंट। तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण इज इमिनेंट स्कॉलर, एक प्रसिद्ध क्या है, विद्वान है, ऑफ मैथमेटिक्स, किसके, गणित के। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिया है, आसानी से याद भी हो जाएगा। और मैंने तो बता दिया है कि यदि आपको याद भी नहीं है तो हिंदी बेस पर आप कोई दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं, बस इस वर्ड का आपको यूज करना है इस हिंदी के बेस पर, इतना ही ध्यान रखना है आपको। दूसरा है इमिनेंट, माने क्या होता है, तुरंत। तो डेथ ऑफ द पेशेंट यानी कि रोगी की जो मृत्यु है, इज इमिनेंट, कैसे हो गई, तुरंत हो गई, यानी रोगी की मृत्यु तुरंत हो गई। तो बहुत ही आसानी से हमने देखो बहुत ही सरल सेंटेंस लिया है। और यदि आपके माइंड में इससे भी सरल सेंटेंस आता है तो आप उसको बना सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो हमने बनाया है वही आपको करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो बहुत ही अच्छी तरह से इनको आपको याद करना है। हो सकता है कि सन 2021 में इसमें से कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएं, तो आप बहुत ही आसानी से उनको कर दोगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।